आप लोगों ने जो YouTube पे सवाल भेजे उनको तज्जियाकारों के सामने रखते हैं, जवाब जानते हैं। शहजाद इकबाल साहब से करते पहला सवाल। शहजाद, पूछा जा रहा है कि चीन में विक्ट्री परेड हुई, बहुत बड़ी परेड, 26 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत थी, भारत की गैर मौजूदगी में बड़े तज्जिए तबसरे हो रहे हैं। और फिर इस परेड के बाद अमरीकी सदर ट्रंप, जो कि काफ़ी अरसे से खामोश थे, उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और 1-1.5 हफ्ते के बाद मीडिया पर आए और उन्होंने तंज भी किया इस परेड के ऊपर। ये जो आलमी सफ़बंदी नज़र आ रही है नई, इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, आलमी सफ़बंदी जो है कोशिश तो है, ये किस हद तक आगे बढ़ती है इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन जो भी चाइनीज प्रेसिडेंट ने किया है वो तीर निशाने पे तो लगा है, क्योंकि बहुत ही दुखी ट्वीट है। मतलब पढ़ के यकीन नहीं आता। वैसे ट्रम्प साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली आके वो ये कहेंगे कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है और ये तुम लोग सारे मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो अमेरिका के खिलाफ। और वो भी ये कहने के बाद कि देखे पाकिस्तान के अमेरिका ने भी कितनी कुर्बानी दी है, खून दिया है चाइना की आज़ादी के लिए, तो होपफुली जो है उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, उसको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। और उसके बाद फिर वार्मेस्ट रिगार्ड देने के बाद फिर आप ये बात कर रहे हैं कि आप तमाम इकट्ठे हुए हैं अमेरिका के खिलाफ। तो देखिए, एक सिग्नलिंग तो है, बट एससीओ हो या ये सारे कंट्रीज अब मिलते हैं, तो क्या ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर बन सकेगा? आई डोंट नो। मैं कोई बहुत ज्यादा फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूं, बट हमें एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि जिस तरह नेटो है या दूसरी बॉडीज होती हैं, उस तरह की ये कोई एससीओ नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द कंट्रीज जैसे नेटो में है या यूरोपियन यूनियन में है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ इट्स येट टू बी सीन कि ये जो नई संबंधियां हो रही हैं ये किस हद तक आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल एक क्लियरली ये नजर आ रहा है कि अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, और ऑब्वियसली जब आप सुपर पावर होते हो तो एक आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त ट्रंप की है, उससे अमेरिका वो क्रेडिबिलिटी दुनिया भर में लूज कर रहा है। जिस किस्म के एरेटिक उनके डिसीजन होते हैं, एडॉक बेसिस पे लेते हैं, फिर अगले दिन ट्वीट करके चेंज कर देते हैं। इवन ये टैरिफ का मामला देखें, ये वन गो में नहीं हुआ। पहले उन्होंने कनाडा के हवाले से, मैक्सिको के हवाले से ऐलान किया, अगले दिन फिर कहा नहीं मैं थोड़ा सा इनको वक्त दे देता हूं, जबकि वो ऐलान कर चुके थे। फिर पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक नए टैरिफ पॉलिसी ऐलान कर दी, लेकिन फिर कहा मैं इनको 3 महीने देता हूं कि आके नेगोशिएट करें। तो इस सब में सबको अंदाजा हो गया है कि जब तक ट्रंप रहेंगे तब तक ये उनकी इरेटिक पॉलिसीज रहेंगी, और उस वजह से वो यूएस को इस वक्त आइसोलेट कर रहे हैं। यूक्रेन के हवाले से जो उन्होंने किया, उस पर यूरोपियन यूनियन उससे उनके उनके साथ नहीं है। चाइना पे उन्होंने जो है उनको बुली करने की कोशिश की, टैरिफ लगा के शायद वो पीछे हटेंगे, लेकिन क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक ऐसी चीज है जिसकी इस वक्त जरूरत है अमेरिका को, तो चाइना दबाव में नहीं आया, उन्होंने भी टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिए, तो वहां पे भी उनको नाकामी हुई। अभी अलास्का में उन्होंने पुतिन को इनवाइट किया इस उम्मीद में कि शायद वो उनकी बात सुन के या उनसे इंस्पायर होके या उनका चार्म जो है डील मेकर का, उस पे वो उनको कायल कर लेंगे और यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। वहां पे भी आपने देखा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट सिविलियंस के खिलाफ जो अटैक्स हैं रशिया की जानिब से, वो ज्यादा बढ़ गए। उन्होंने अपने लास्ट टर्म में आउट ऑफ द ब्लू जाके नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर ली थी, और उस पर बड़े फोटोशॉप वगैरह, फोटोऑप्स वगैरह सब हुए। लेकिन आपने देखा, मैं ये तज्जिए जो पढ़ रहा हूँ, कि उस वक्त के मुकाबले में नॉर्थ कोरिया एक और ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। तो इस हवाले से बड़े तज्जिए हो रहे हैं कि जो भी वो पॉलिसी अपनी बताना चाहते हैं कि मैं जंग बंदी कर सकता हूं या मैं किसी को भी कोई ट्रेड ऑफर देके उनको चार्म कर सकता हूं, वो कामयाब नहीं हो रही। उससे अमेरिका आइसोलेट हो रहा है, उनके अपने जो हलीफ है वो उनसे दूर होते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान इतना कोई ताकतवर मुल्क नहीं है, और हमारी जो अलायंस रही है वो अमेरिका के साथ रही है, या ख्वाहिश भी रही है जब नहीं होता अलायंस कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, तो हमारे ताल्लुकात तो बेहतर है। बट हमें भी इस पे बड़ा फूक फूक के चलना पड़ेगा। इंडिया के साथ क्या हुआ है, जो ताल्लुकात मोदी के साथ कहाँ गए, ये सब हम देख रहे हैं ना। ये बड़ी मिसाल है कि जो इतनी उनकी कुर्बतें थी वो ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो रही है। तो हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि जब तक उनके मामलात इंडिया के साथ अच्छे नहीं हो रहे, तब तक शायद वो हमारे साथ अच्छे रहेंगे, और जब जिस दिन हो गए तो शायद हमारे हवाले से भी रवैया उनका चेंज हो जाए। और दूसरा ये कि कोई नया ब्लॉक बनता है जिसमें चाइना का अगर कलीदी किरदार होता है, जैसे इस वक्त नजर आ रहा है, तो हमारे लिए ये कोई सुख का सांस लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बैलेंसिंग करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अभी कल आपने देखा कि प्रेसिडेंट शी ने बात की है कि अपग्रेडेड सी पैक पर हमें काम करना चाहिए, ज्यादा ट्रेड करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, सिक्योरिटी हमें बस प्रोवाइड करें आप। तो यानी कि वो हमसे तिजारत, इकोनॉमिक टाइज बढ़ाना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि अमेरिका या आईएमएफ को ये चीज कभी अच्छी नहीं लगती, और इस वक्त हमारे शायद काफी अरसे के बाद, दहाइयों बाद, ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हुए। तो जितना चाइना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश
करेगा, अमेरिका को चैलेंज करेगा, अपने इत्तेहादियों को या दूसरे ममालिक को मिला के पाकिस्तान के लिए उतना बैलेंस करना ज़्यादा मुश्किल होता रहेगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल। आगे चलते हैं जी। रीमा उमर सवाल है, फुल कोर्ट मीटिंग से पहले जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है जिसमें प्रैक्टिस प्रोसीजर रूल्स, गज़ेट नोटिफिकेशन पर एतराज़ समेत दीगर मामलात पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। इन खतूत की अहमियत क्या है और इसका असर क्या होगा? या मैं सोच रही थी अगर साल पहले ऐसा कोई खत आता, ऐसे खतूत आते, तो हम शायद एक दिन नहीं 2 दिन उन्हीं को डिस्कस करते इस शो पे, सिर्फ इस शो पे नहीं, ओवरऑल मीडिया पे, क्योंकि उस वक्त जुडिशरी जो है उसकी अहमियत थी, उनके फैसलों की अहमियत थी, जुडिशरी में जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसकी जो आपकी ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर इम्पैक्ट था। अब जुडिशरी इतनी इरेलीवेंट हो गई है कि ये बहुत अहम खतूत हैं, उसमें जो एलिगेशंस हैं वो बहुत फंडामेंटल हैं, लेकिन वो उस तरह से पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं और कि उनकी अहमियत उस तरह नहीं है पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए। जुडिशरी को ऑलमोस्ट इरेलीवेंट बना दिया गया है बाय डिज़ाइन। तो उसका इम्पैक्ट शायद पॉलिटिकल सिनेरियो में तब्दीली या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पॉलिटिक्स में तब्दीली तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं लेटर्स क्यों जजेस लिख रहे हैं, वो तंग आ गए हैं इन लेटर्स से, उनको लगता है इनकी कोई अहमियत नहीं है, जजेस खुद को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा ख्याल है इन लेटर्स की बहुत अहमियत है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है उस पर आ गई है बात। कोई नई बात तो नहीं है इन दोनों खतूत में, लेकिन रिकॉर्ड पे लाना अहम है। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कोर्स में बात फिर से उजागर होगी, लोगों को कहीं ना कहीं ये एहसास होगा। मेरा नहीं ख्याल कोई भी है जो डिफेंड कर सकेगा, तो वो बार बार एहसास दिलाना उसमें शायद एक रोल प्ले कर सकता है कि कहीं ना ऐसा ना हो कि ये बातें बिल्कुल ही नॉर्मलाइज हो जाएं कि हमारे यहाँ तो जुडिशरी ऐसी ही है। तो ये उसकी अहमियत है। हिस्टोरिकली अगर जब देखा जाएगा इस टाइम पीरियड को, तो उसमें ये बातें हमें कुछ फैक्ट्स दिखाएंगी, तो उस पर शायद बात हो सके इस पीरियड को जब कोई लिखा जाएगा इस पे। इसके अलावा जो जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा अपने खत में, उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि कभी भी वक्त ऐसा नहीं होता कि आप सही जो है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाए या सही कोई बात करने की अहमियत ना रहे। तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया, शायद उस लिहाज से भी इसकी अहमियत है कि जो लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि वो अभी भी एक इंडिपेंडेंट आवाज़ रखते हैं, उनको लगता है कि उन्हें एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं होप रहती है। मुझे नहीं मालूम इस वक्त वो होप कितनी मतलब उसके पीछे स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, तो उसकी अपनी अहमियत है। बट ओवरऑल अलीना, कितनी अफसोस की बात है, आप ये शो इतनी अरसे से होस्ट कर रही हैं, जुडिशरी कम्प्लीटली इरेलीवेंट हो गई है, और वो कब इरेलीवेंट होती है? जब वो कैप्चर्ड होती है। आपको मालूम है कि जो भी पॉलिटिक्स में हो रहा है वही फैसला करेगा। ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोई रोल नहीं है जो हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसमें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यानी अब बस ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिए रह गया था कि शायद कभी एनालाइज करें कि कोई ना कोई रेजिस्ट करने वाला था। एब्सोल्युटली। और जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं अब। जो पहले कोर्ट रिपोर्टर्स बात करते थे या जो लोग डे टू डे फॉलो करते थे, अब ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन नीला, जो उन्होंने बातें की है कोई उससे डिसएग्री नहीं करेगा। पहले जो लोग अब इख्तिलाफ कर रहे हैं जजेस के साथ, वही वो बातें करते थे कि किस तरह केसेस के बेंचेस बनते हैं, किस तरह वो लगाए जाते हैं, उन सब पे अब वही बातें। जब आपको पसंद नहीं आ रही वो जजेस, आपको पसंद नहीं जो ये बातें कर रहे हैं और जो स्टेटस को आपके हक में है, तो आप उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाते हो। तो अफसोस की बात है, बट ऑन रिकॉर्ड आना मेरी नज़र में उसकी अहमियत है। एटलीस्ट दर्ज तो हो रहा है। ठीक है, सलीम साहब से सवाल करते हैं। बड़ा दिल खराश वाक़या कल पेश आया क्वेटा में। सर, पूछा जा रहा है ये जो धमाका हुआ सरेआब, उसके बाद इंतज़ामिया ने ये कहा कि जलसे के लिए तो सिक्योरिटी दी गई थी। वाक़या जलसा ख़त्म होने के 45 मिनट बाद पेश आया। जलसा मुंतज़मीन को 3 बार कहा गया था कि जलसा ख़त्म करें। अगर ऐसा ना होता, अगर वो सिक्योरिटी थ्रेट को संजीदा लेते, मुंतज़मीन पर डाल रहे हैं जिम्मेदारी, क्या ये जवाज़ दुरुस्त है? नहीं, ये जवाज़ दुरुस्त नहीं है। सिक्योरिटी फराहम करना बहरहाल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है,
और जब इजाज़त दी जाती है तो फिर तो और भी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो उन्होंने मजबूर किया है या जैसा भी है, लेकिन हुकूमत ने जलसे की इजाज़त दी थी। हाँ, ये है कि जलसा कुछ ज़्यादा तवील हो गया, और ये अल्लाह का शुक्र है कि वो सुइसाइडर को जलसगाह के अंदर जाने और स्टेज तक पहुंचने की मोहलत ना मिली, या पुलिस की वजह से या किसी और वजह से, वरना तो वहाँ पे कायदीन को भी खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच सकता था। और लेकिन अब भी ये कोई मामूली बात नहीं है। 13 घरों के चिराग गुल हो गए हैं। तो इसके लिए हुकूमत बहरहाल ज़िम्मेदार है, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के जलसों के लिए सिक्योरिटी फराहम करे। तो हुकूमत इस उज़र पे कि हमने पहले से कहा था कि ख़तरा है या थ्रेट है, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुंतज़िमीन इसरार कर रहे थे। तो ये कोई उज़र नहीं है। अगर वाकई इस लेवल का थ्रेट था और हुकूमत को इतना यकीन था, तो इनको फिर बाहर सूरत इजाज़त ही देनी चाहिए थी। और जब इजाज़त दी थी, दबाव में दी थी, जिस वजह से भी दी थी, तो फिर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फराहम करे। सर, इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? क्या जो ऑपरेशन है उसकी रेजिस्टेंस में हो रहा है, या उसकी नतीजे में हम देख रहे हैं ये, या फिर कुछ और? ये तो अभी तहकीकात के बाद अभी उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी तक सुइसाइडर की शनाख्त नहीं हो सकी है। ये उन्होंने कहा है कि वो 30 साल के करीब उसकी उम्र है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये किस साइड से हुआ है और मिलिटेंट के किस ग्रुप ने ये काम किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। और 15 अफराद जाम बहक हो अफसोसनाक सानहे में इस दहशतगर्द वाक़े में। उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, गंडापुर ने अली अमीन गंडापुर साहब, सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने जर्मन सफ़ीर की मुलाकात के पैगाम पर अपने पीए को सबके सामने डांट दिया। ये वाक़या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ और ये कहा कि गुलामों की तरह सोचना बंद करो, सफ़ीर इंतज़ार कर लेगा। आप इस रवैये को कैसे देखते हैं? देखिए, गंडापुर जो है वो उसने डोनाल्ड ट्रंप बनने की कोशिश की है अपने लेवल अच्छा। पे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है और ये केपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा रिलायंस फॉरेन फंडिंग पर भी होती है। अभी भी जो उधर जर्मन एम्बेसडर गया होगा, कोई इसी मामले पे गया होगा कि आपको किस इशू के लिए कितनी ग्रांट देनी है। अब इमेजिन करें कि जर्मन सफ़ीर को जब ये बात का पता चला होगा तो वो इनके बारे में क्या सोचेगा कि ये गुलामाना जहनीत इनकी सिर्फ मीटिंग की हद तक है, या तो फिर यह है कि अगर आप इतने गैरतमंद हैं, आप कहें जी कि हमने कोई किसी किस्म की कोई फॉरेन असिस्टेंट जो है उसको कबूल नहीं करेंगे, वो इन्होंने ले लेनी है। हो सकता है, मैं इमेजिन कर रहा था कि जब ये बाद में एम्बेसडर को मिले होंगे तो उस टाइम इनका क्या रवैया होगा। हो सकता है कि उधर जाके माजरत कर रहे हों कि सॉरी मैं लेट हो गया था। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर दूसरा जो है इनके, वो अपने लेवल पे एम्बेसडर के ज़हन में क्या बातें आ रही होंगी कि इन लोगों की क्या स्टैंडिंग है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस टाइम वो कुछ जर्नलिस्टों के पास बैठे हुए थे और पता चला कि फ्रेंच प्रेसिडेंट वो कॉल करना चाह रहे हैं, वो उनको मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। तो इमरान खान जो है उन्होंने भी बड़ा बेनियाजी का इजहार किया कि उन्हें लग रहा था कि जैसे मैं कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट मैं बन गया हूँ, ये बाद में आ जाएंगे लोग। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि फिर बाद में ये अपने एम्बेसडर भेजते थे, किसी जगह पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भेजते थे कि बाइडन से कहें कि हमारे से बात करे। कभी पार्लियामेंट में इस चीज़ पर एहतजाज कर रहे होते थे कि मोदी को मैंने इतनी दफ़ा कॉल किया तो वो मेरी कॉल नहीं सुन रहा। तो बेहतर नहीं है कि आप दूसरों को इज्जत दें, वो भी आपको इज्जत दें। और ये इंटरडिपेंडेंस की दुनिया है, एक दूसरे पे सबका इन्हिसार है, और ये रवैया किसी लिहाज से अच्छा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पहले हम सलमान अकरम राजा की बात कर रहे थे ना, अब हर चीज़ को लोग एक पोलिटिसाइज कर रहे हैं, उसको एक पॉपुलिस्ट अप्रोच, चूंकि उससे जो एक तासर उनके वोटर्स हैं उसमें जाना है, वो उसके बारे में ज़्यादा कंसर्न है, बजाय इसके कि हमारे इससे ताल्लुकात ख़राब होंगे या एम्बेसडर जो है वो इस बात का बुरा मनाएगा। इस बात से कतई नज़र कि वो एम्बेसडर जर्मनी का है, अमेरिका का है या इथोपिया का है, ये तरीका ही गलत है।